अब देखो बच्चों, आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि बोर थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनसे रिलेटेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट विद एनर्जी of with energy 99% of its ionization energy, what is the value of excited state? क्वेश्चन ये कहा गया कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हो रहा है और इस एक्साइटेशन में जो एनर्जी ली गई है पर्टिकुलर फर्स्ट लेवल से जब एक्साइटेड हो रहा है तो इस एक्साइटेशन में जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली है वो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी का 99%। मींस केवल एक्साइटेशन में यूज होने वाली एनर्जी क्या है? हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी का 99%। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में पहुंच जाएगा, उस स्टेट एक्साइटेड स्टेट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताना है। तो देखो, सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होता है 13.6 into Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये जानते हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है ना उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी चाहिए, वही तो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए 13.6 into 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हम इसका 99% निकालेंगे, 99% ऑफ, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13.6 into 99/100। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 13.464 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस यहां पर हम ये कहें कि ये है न्यूक्लियस, ये है N1 एनर्जी लेवल, यहां से कोई एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब की डेल्टा E वो है 13.464 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में जा रहा है तो हमें ये वैल्यू बतानी है। तो देखो, यहां आपको ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है उस एक्साइटेशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है ये है इतनी। तो एक एनर्जी डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू 13.6 into Z² 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमें पता है, ये कितनी है? 13.464 इक्वल टू 13.6 Z हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस N2, ये हमें कैलकुलेशन और करना है आगे। ओके, तो जब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 13.464/13.6 इक्वल टू 1/N²। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा कि 13.464 डिवाइडेड बाय 13.6 तो 0.99 आया। कितना आ गया? 0.99 इक्वल टू 1 माइनस ये है, या 1/N² इक्वल टू 1 माइनस 0.99। तो जब 1 माइनस तो 0.01 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.99 0.01। तो ये आपके पास 1/N² इक्वल टू 0.01। तो N² इक्वल टू 1/0.01 मींस N² इक्वल टू 100। तो N इक्वल टू क्या जाएगा? 10। समझ गए ना कि अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड हो रहा है और इस एक्साइटेशन में जो एनर्जी लगी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर 99% है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच जाएगा? 10th एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा। तो यही हमें बताना था हायर
एक्साइटेड स्टेट जो थी हमारी उसकी वैल्यू। ये था इसका सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड विद 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन हायर एनर्जी लेवल्स हाउ मेनी, ठीक है, लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम। देखो क्वेश्चन में बोला गया कि ये है N1, ठीक है, ये है N2 और ये है N3। इस पूरी प्रोसेस में 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां तक गया होगा? तो देखो हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और अगर आप यहां देखें देखो ये होता है 13.6, ये होता है 3.4 और ये है 1.5। अगर हम ये एनर्जी डिफरेंस देखें तो देखो क्या आ जाएगा 3.4 माइनस 1.5 तो 0.19 का डिफरेंस है। ये कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर हम इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस को जोड़ दें कि ये है हमारे पास डेल्टा E1 डेल्टा E2, तो कितना आ रहा है डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 तो हो जाएगा 10.2 प्लस 1.9 तो ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहां तक एक्साइटेड हो जाएगा N3 से, 10, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम N1 टू N3। तो ये डिफरेंस कितने का हो गया देखो आप, तो टोटल जो डिफरेंस हुआ वो हो गया 3 माइनस 1 मींस 2, तो समेशन डेल्टा n इक्वल टू 2 प्लस 1 मींस 3। 3 लाइंस बनेंगी, देखो कैसे, एक लाइन तो ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी और एक सीधी ये वाली बन जाएगी। तो इस तरह से कुल मिला के 3 लाइंस बनेगी। अब आपको अगर इनकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी हो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ये वाली और तो इनकी कैलकुलेशन कर। तो इस तरह से कुल मिला के 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के अब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा थर्ड एनर्जी लेवल में। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो थर्ड लेवल पर पहुंचेगा, और इस तरह से जब रिटर्न बैक होगा तो इस तरह 3 लाइंस मिलेंगी हमें स्पेक्ट्रम में। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ एंड हीलियम 1+। तो आपने एक फॉर्मूला देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और के इक्वल टू आप जानते हैं ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन। तो हम यहां पर आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, बस हमें एटॉमिक नंबर देखना है, तो हमें किसका निकालना है बेरिलियम 3+। तो जेड तो होगा कितना 4, तो जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो हीलियम किसके लिए कैलकुलेट करनी है बेरिलियम 3+ के लिए, तो यहां हो जाएगा कितना -4 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो 4 से 4 हट गया तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन आर। तो ये किसके लिए हो जाएगा हीलियम बेरिलियम 3+ के लिए। मैंने कहा हीलियम के लिए भी कैलकुलेट कर, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2 ई स्क्वायर, कितना होता है 2, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो ये हो जाएगा -e स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, जो कि इसका आधा होगा। तो इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन का पूछ लिया जाए, हाइड्रोजन कहा जाएगा तो सीधा आ जाएगा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एटॉमिक नंबर को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पहले तो हम इनको सॉल्व कर लें। तो व्हाट इज हो गया, तो एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा
and return in the ground state the principal quantum number of excited state। तो देखो आप एक रिलेशन जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू हाइड्रोजन एटम में ले तो r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। लैम्डा बोला गया तो हम यहाँ ले 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ हो गया r 1 अपॉन 1, यही हुआ ना कि 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि n1 तो हमारे पास 1 है। और आगे सॉल्व करें अगर हम इसे तो और क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r माइनस r अपॉन n स्क्वायर। r को मैंने अंदर इंक्लूड कर दिया, यहां पर ले आए अगर हम ऐसा लिख दें कि यहां पर देखो r है और इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा r कॉमन लिया तो 1 अपॉन लैम्डा प्लस r अपॉन, या हम यहां ऐसे लिखते हैं सॉरी r अपॉन n स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां ले आए तो ये हो जाएगी r माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ओके, यहां तक बात समझ गए। और कर दो आप तो ये हो जाएगी लैम्डा r माइनस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r अपॉन n स्क्वायर। यही हुआ ना बच्चों, यहां तक बात समझ गए। आपको सिर्फ इसके टर्म में निकालना है, n के टर्म, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट अप नहीं करनी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और आगे सॉल्व कर दो, आपको n की वैल्यू देखनी है, क्या रह जाएगी तो लैम्डा r माइनस 1 अपॉन ऐसा लिख दें लैम्डा r इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा r अपॉन लैम्डा r माइनस 1, तो n इक्वल टू रूट लैम्डा r अपॉन लैम्डा r, इस टर्म में निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था यहां तक क्वेश्चन, तो इसको लिखें। अब देखो बच्चों, अब हम इन कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स शो ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ओके, तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये होता है क्या mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ओके, तो हमें ये डिफरेंस देखना है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ओके, तो n कितना होगा 1, तो mvr 1 कितना हो जाएगा, देखो h अपॉन 2, n की वैल्यू 1 रखना। फिर आता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। देखो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 5, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट सेकंड लेवल से स्टार्ट है। तो यहां पर हम लेंगे mvr फिफ्थ इक्वल टू हो जाएगा n की जगह कितना हम करेंगे यूज 5h अपॉन 2 पाई। यहां पे सब लिख सकते हैं 2.5h अपॉन पाई। तो हम यहां 5 की ऐसा ही रहेंगे, क्या 5/2। अब हमें डिफरेंस ले कि जो mvr 5 माइनस mvr, ठीक है, 1 कितना हो, तो हमने लिखा 5h अपॉन 2 पाई माइनस ये कितना है h अपॉन 2 पाई बस। तो अगर हम h अपॉन 2 पाई को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचा 5 माइनस 1 मींस, और आगे देखो h अपॉन 2 पाई इंटू 4 तो हो जाएगा 2h अपॉन पाई। ये हो जाएगा इनका दो एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उनके एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस। तो यहां तक सॉल्व कर दी। नेक्स्ट में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है आपके पास कि द वैल्यू ऑफ v bar इन द टर्म ऑफ Rydberg कांस्टेंट व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ हीलियम आयन whose sum 4 and difference 2। बात समझ रहे हैं बच्चों कि ये कह रहा है कि हीलियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चल रहा है
दो एनर्जी लेवल्स के बीच में। इन एनर्जी लेवल्स का जो सम है वो तो है 4 और डिफरेंस कितने का है 2 का। तो आप सोचो कि वो एनर्जी लेवल्स क्या होंगी। तो देखो बच्चों, अगर n1 आप 1 ले लें और n2 3 ले लें, ठीक है, तो अगर हम इनका सम लें तो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4 और अगर हम डिफरेंस ले लें तो 3 - 1 = कितना हो जाएगा 2। बस अब हमें ना ये कैलकुलेट कर देना var r 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, तो v bar = r, यहां तो रख दोगे 1 का स्क्वायर, यहां पर रख दोगे 3 का स्क्वायर, तो v bar = r 1 - 1/9, तो v bar = r, यहां कितना हो जाएगा 8/9 और किसमें है हीलियम, तो यहां 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि z स्क्वायर भी तो चलेगा, तो यहां 2 का स्क्वायर मींस 4, तो ये हमारे पास आ गया v bar = कितना हो जाएगा 32 r/9, ये हो जाएगा इसका v var का वैल्यू इन द टर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आ जाएं तो लैम्ब्डा स्टैंडर्ड या लैम्ब्डा नॉट एंड लैम्ब्डा with the threshold and incident light wavelengths the velocity of ejected electron। तो देखो आप रिलेशन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी = hc 1/λ/1/λ। यहां पर है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और आगे बढ़ जाए तो ke = हो जाएगा hc, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, लैम्ब्डा एलसीएम लेके तो ऐसा लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी को इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², तो हम ऐसा लिखेंगे 1/2 mv² = hc, ठीक है। और ये हो गया, सॉरी यहां पर था आपके पास, तो ये हो जाएगा λ/λ × λ, यहां पर आ जाएगा v² = तो ये हो जाएगा 2hc/m, तो v = क्या हो जाएगा √2hc/m लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा नॉट माइनस लैम्ब्डा/λ × λ। यही हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बनेगा। बात समझ गए? इस तरह के तो कैसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आ जाए कि when lambda is the wavelength, ठीक है, when lambda with wavelength 2000 angstrom, ठीक है, strike on the aluminum metal surface, the calculate stopping potential and cut off wavelength work function है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अभी आपको ये दो चीजें समझा दूं अलग से, फिर सॉल्व करता हूं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आया है कि when lambda with 2000 angstrom wavelength strike on the aluminium metal surface, calculate stopping potential and cut off wavelength, work function है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, तभी तो हम कैलकुलेशन करेंगे। और कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, तो देखो ये है कि द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द सरफेस टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन टू 0। समझ गए ना कि मेटल सरफेस पर इतना पोटेंशियल लगा दें कि जो इलेक्ट्रॉन एग्जेक्टेड हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दे। सीधी सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, उसके करस्पॉन्डिंग, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग में जो पोटेंशियल होगा उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मींस हम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पोटेंशियल या वोल्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? वोल्ट में। तो वो जो वोल्ट में वैल्यू आएगी वही क्या होगा बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए ना कि धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को 0 करने के लिए जितना पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है वोल्ट में, वही वोल्ट में पोटेंशियल क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मींस हम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को
जीरो करना है तो उसके लिए हमें कितना वोल्ट का पोटेंशियल लगाना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या करते हैं, वोल्ट में चेंज कर लें, वही वैल्यू क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी जूल में लें और उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि जूल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चार्ज मींस हो गया ई, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। मींस अगर हम यहाँ पर सीधा हमारे पास अगर स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हो ना तो वही सीधा सीधा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हम ऐसा कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी पता हो तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्या होगी बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करूंगा। और कट ऑफ वेवलेंथ मतलब होता है कि जो वर्क फंक्शन होता है, मींस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। मींस सॉरी, जो स्टॉप वो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी लाइट की वही क्या कहलाती है, कट ऑफ वेवलेंथ। मींस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आप अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, या हम कहें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, तो हम एनर्जी इक्वल टू लगाएंगे hc अपॉन लैम्डा। h हमारे पास 6.624 10 टू द पावर -34 इनटू 3 इनटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 2000 इनटू 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकंड जूल सेकंड। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 9.939 इनटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, जूल। कितनी आ गई, जूल में। अगर आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर दो, या हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देखें एनर्जी ई वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 9.939 इनटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.602 इनटू 10 टू द पावर 19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इस एनर्जी को देखोगे तो ये आएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने आपसे कहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कितना हमारे पास क्या है वर्क फंक्शन और कितनी हमारे पास एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी सरफेस पर ये डाली गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ओके, उसमें से 4.2 वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लग रहा है, तो हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट पड़ रही है सरफेस में माइनस यहां पर वर्क फंक्शन। तो ये हमारे पास कितनी है, देखो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना आपको कि अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा आ जाएगा 2 वोल्ट। क्यों, क्योंकि आप 2 ऐसा लिखोगे ना 2 ये ठीक है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई कर दे तो यह जाएगा, या फिर तो सीधा सीधा है कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है ना वही स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें आएगा, वोल्ट में। या फिर ऐसे नहीं बन रहा है तो आप इसको जूल में लेके कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां तक बात समझ गए, आपके पास ये एनर्जी थी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको, तो आप लिखेंगे 9.939 10 टू द पावर -19 इनटू, ठीक है, यहां सॉरी -4.2 1.602 इनटू 10 टू द पावर -19। तो ये देखो कितना आ जाएगा हमारे पास कि 9.939 माइनस
4.2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें ये देखना होगा कि ये कितना हो गया 4.2 इंटू 1.602। तो पहले आपने देखा कि यहाँ पे 9.939, ठीक है, यहाँ से माइनस ऐसा ले लें, माइनस में है 6.72 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास 9.939 माइनस 6.72, ओके, ये है 9.939 माइनस 6.72, 3 तो ये आ गई हमारे पास 3.219 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, किसमें आ गई, जूल में। अभी आपको मैंने बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लेना है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ले लें, जूल में अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था 3.219 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 1.602 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा 2.0 वोल्ट। किसमें आ जाएगा 2.0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि जूल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, और चार्ज की कूलम मतलब कूलम इंटू वोल्ट। ये किसमें आ गया, कूलम इंटू वोल्ट, और ये किसमें था, चार्ज कूलम में, कूलम से कूलम कट गया तो वोल्ट में आंसर आ गया। तो 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल। और डायरेक्ट भी मैंने बताया कि आपको अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो, टोटल एनर्जी को, उसमें से वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस कर दो, जो डिफरेंस आया काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वही न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में बन जाएगी। तो ये तो था आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैलकुलेशन। और आपसे पूछा गया है कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, ठीक है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहां पर ध्यान रखें कि कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, अगर आपको ये निकालनी है लैम्डा, तो आपको क्या करना होगा, जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन लेना है, उसको किस में लेना है, जूल में। तो कट ऑफ वेवलेंथ वर्क फंक्शन को जूल में लेके कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो आप जानते हैं कि E = होता है hc/λ। तो ये यहां पर आपको क्या लेना है, वर्क फंक्शन, ठीक है, जूल में ले लो। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, कट ऑफ वेवलेंथ। तो जूल में आप देखो कितनी है, 4.2 इंटू 1.602 10⁻⁻⁹ h की वैल्यू ले लो 6.624 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मीटर में आ जाएगी, जो कि आपकी वैल्यू है ये लैम्डा में 2970 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आएगी कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस है वर्क फंक्शन की वैल्यू को आप जूल में लेंगे और फिर प्लांक का फार्मूला लगा दो, लैम्डा आ जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछी जाती तो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते। ओके, तो यहां तक क्लियर हो।